नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हर कहानी आपको डरा सकती है। यहां हम लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित, मन को झकझोर देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियां, जिनमें होता है डर, रहस्य और अकल्पनीय सच्चाई। आज की कहानी है एक ऐसे पागलखाने की, जिसके तहखाने में अब भी गूंजती है वो चीखें जो कभी सुजाता की थी। एक ऐसी नर्स जो आज भी शांति की तलाश में लोगों को अपने साथ खींच रही है। पागल खाने का शाप, एक ऐसी कहानी जो आपको रात में अकेला छोड़ने लायक नहीं। अगर आप भी डर और रहस्य को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं हमें डर नहीं लगता। नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस जगह के भूत से मिलना चाहते हैं। अब सांस थाम लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है अभी। साल था 1975। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव दुधवा में एक पुराना मानसिक अस्पताल हुआ करता था। नाम था शांति धाम मानसिक चिकित्सालय। एक जमाने में यह अस्पताल पूरे जिले में मशहूर था, लेकिन आज वो सिर्फ खंडहरों में तब्दील एक डरावनी इमारत बन चुका था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अब भी उसकी ओर देखते हुए 3 बार माथे पर हाथ फेरकर भगवान का नाम लेते थे। लोग कहते थे कि वहां एक खिड़की थी, तीसरी मंजिल की आखिरी खिड़की, जो सालों से टूटी हुई थी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां किसी महिला की परछाई खड़ी दिखती थी। वो परछाई कभी रोती थी, कभी किसी को बुलाती थी और कई बार अपने बालों से किसी को खींचते हुए अंदर ले जाती थी। इस खिड़की से जुड़ा था एक नाम सुजाता। सुजाता एक नर्स थी, सुंदर, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था। वो खुद बचपन में मानसिक आघात से गुजरी थी, लेकिन जैसे तैसे नर्स की पढ़ाई पूरी की। अस्पताल में काम करते हुए उसे उन मरीजों में कुछ अलग ही दिखाई देता था, जैसे वे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी आत्मा चिल्ला रही है। धीरे धीरे वो मरीजों से बात करने लगी और फिर रूहों से भी। कुछ मरीज कहते थे, सुजाता हमसे खून मांगती है। वो रात को हमारे बिस्तर के पास तांत्रिक पूजा करती है। डॉक्टरों ने उसे निकालने का निर्णय लिया, लेकिन उसी रात अस्पताल के एक वार्ड में आग लग गई। 14 मरीज और 2 नर्सें जिंदा जल गई और अगली सुबह से सुजाता गायब थी। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। अस्पताल के तहखाने में, जहां कभी बिजली नहीं जाती थी, अंधेरे में कुछ कुछ हिलता दिखता था। लोगों ने बताना शुरू किया कि वे किसी को चलते हुए गीले पांवों की आवाज में सुनते हैं। फिर 1989 में एक और हादसा हुआ। अस्पताल के पूरे तीसरे मंजिल के मरीज एक ही रात में पागल हो गए। वे अपने मुंह फाड़ फाड़ कर कहते थे, वो वापस आ गई है, खिड़की वाली। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने वो अस्पताल बंद करवा दिया, पर खिड़की वहां आज भी है, टूटी लेकिन बंद नहीं। अब कहानी में आता है पत्रकार राहुल। राहुल एक युवा खोजी पत्रकार था, जो अंधविश्वासों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसने जब शांति धाम के बारे में सुना तो उसने ठानी, अब इस खिड़की के रहस्य का पर्दाफाश होगा। उसने अपने चैनल के लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की योजना बनाई। अकेले अस्पताल में जाना, कैमरा ऑन करना और सब लाइव रिकॉर्ड करना। राहुल अक्टूबर की ठंडी रात को ठीक 8:30 बजे उस खंडहर में दाखिल हुआ। चारों तरफ झाड़ियां, टूटी दीवारें और जालों से ढकी खिड़कियां थी। कैमरे की लाइट झपक रही थी और हर कोने से अजीब सी घुटी हुई सांसें सुनाई देती थी, जैसे वहां कोई था, लेकिन दिख नहीं रहा था। जैसे ही राहुल अंदर गया, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। ठक! वो चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने कैमरे में कहा, दोस्तों, ये सिर्फ हवा थी, डरने की कोई बात नहीं। फिर उसने देखा एक पुराना रजिस्टर पड़ा था, जिसमें लिखा था, आज सुजाता ने फिर से खून मांगा। इस बार मैंने उसे मना किया, अब शायद मेरी बारी है। और तभी
दूर से एक महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल ने जैसे ही वो पुराना रजिस्टर पढ़ा, उसकी सांसें तेज हो गई। रजिस्टर की आखिरी पंक्ति में कुछ अजीब लिखा था, अगर ये पढ़ लिया है तो अब तेरा नाम भी जुड़ गया है। उसने हंसी उड़ाते हुए कैमरे की तरफ देखा और बोला, पुरानी कहानियां डराने के लिए होती है, लेकिन मैं डरने नहीं आया। तभी अचानक उसकी कमर के पीछे कुछ ठंडा सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने बर्फीले हाथों से उसे छुआ हो। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके कैमरे की स्क्रीन पर झिलमिलाहट शुरू हो गई थी। नो सिग्नल। वो घबरा गया, लेकिन बहादुरी दिखाने के लिए वो आगे बढ़ता गया। सामने एक टूटे दरवाजे पर पुराने समय का लिखा बोर्ड था, तहखाना केवल स्टाफ के लिए। दरवाजा अजीब तरीके से धीरे धीरे खुद खुलने लगा बिना किसी हवा के। राहुल ने टॉर्च जलाई और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर जाते जाते अजीब सी महक बढ़ती जा रही थी, खून और जले हुए मांस की मिलीजुली गंध। नीचे अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल जाती थी। तहखाने में एक गोल कमरा था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का टेबल था। उस टेबल पर बंधे थे लोहे की जंजीरें और उसके ऊपर थे खून से सने कुछ पुराने इंसानी बाल, नाखून और टूटी हड्डियां। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। दीवार पर लिखा था, यहीं से शुरू होता है तीसरी खिड़की का रास्ता। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की सिसकिया, बहुत पास से। तू क्यों आया? राहुल डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। तभी कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने उसे धक्का दिया था। वो उठने ही वाला था कि उसके सामने एक छाया उभरी। वो कोई महिला थी, सफेद साड़ी में, झुके बाल, चेहरा बिल्कुल अंधेरे में छिपा हुआ। वो टेबल की जंजीरों के पास खड़ी थी। तूने दरवाजा खोला, अब बंद नहीं होगा। राहुल ने कांपते हुए कैमरा उठाया और सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन अब वहां दीवार थी, रास्ता गायब हो चुका था। उसे तहखाने में बंद कर दिया गया था। सिर पर अचानक तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी, पागल लोगों की, हंसने की, रोने की, दीवारें पीटने की। उसने दीवार को घूंसा मारा, चिल्लाया, कोई है क्या? बाहर निकालो मुझे। लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमा, खौफनाक गाना सुनाई दिया, सो जा बेटा, तेरी मां आई है, खून लेकर। राहुल के माथे से पसीना बह रहा था। वो एक कोने में बैठ गया और फिर उसने देखा दीवार पर वही खिड़की दिखाई दे रही थी। खिड़की जो कभी तीसरी मंजिल पर थी, अब तहखाने की दीवार में थी, और उस खिड़की के पार कोई उसे घूर रहा था, सुजाता। चेहरा जला हुआ, आंखें सूनी, होठों से खून टपक रहा था। राहुल की धड़कनें ऐसे तेज चल रही थी मानो कहीं टूटकर निकल आएंगी। तहखाने की दीवार में बनी वो खिड़की अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसमें से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सड़ी गली गंध वाली हवाएं बह रही थी, जिनमें किसी की चीखें घुली थी। सुजाता की जली सी परछाई खिड़की के अगल बगल मंडरा रही थी। उसकी आंखों में जगमगा रहे रक्तिम अक्स ने राहुल की हिम्मत चूर चूर कर दी थी। उसने कैमरे को जलन भरी नजरों से ऊपर उठाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ काली लकीरें नाच रही थी, जैसे कैमरा भी उस भय से प्रभावित हो गया हो। वो चीख उठी, जा, तेरा इंतजार कर रही हूं। राहुल ने कांपते हुए कदम पीछे हटाए, लेकिन अब उसके चारों ओर दीवारें तंग होती जा रही थी। हवा तेज हो गई। पेड़ों सी सरसराहट के साथ कोई स्नेहनुमा आवाज कह रही थी, वो लौट आई है, शापधिकार। राहुल ने देखा कि तहखाने का फर्श धीरे धीरे खून के धब्बों से भरने लगा है। हर धब्बे के पास लिखा था, तेरी बारी, समाप्ति, भेदी। उसने पीछे मुड़कर एक उजली रोशनी देखी, शायद बाहर का दरवाजा खुलने का संकेत। आशा की एक किरण उसमें झांक रही थी। वो भागने लगा, लेकिन जंजीरों सी आवाजें उसके कदमों को पीछे खींच रही थी। फिर अचानक सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। कहीं से एक धीमी सी सिसकी गूंजी और उसके बाद सुजाता की आवाज है, बाबूजी।
तूने मेरी आत्मा को न चीरना था, पर मुझे आजाद करना था। उसकी आवाज में दर्द भी था, पछतावा भी। राहुल ने कांपते हुए कहा, तुम क्यों कर रही हो ये सब? वो परछाई पास आई, हाथ बढ़ाया, कोई छू भी नहीं पाया, पर फिर भी ठंडक पूरे शरीर में समा गई। सुजाता बोली, मेरा अंत उसी रात हुआ जब मैं सच कही, उन रूहों में जकड़ गई। मैंने कभी न सोचा था कि शाप मौत से भी भयानक होता है। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, पर एक बार अंदर आ गया तो लौटना नामुमकिन। राहुल को लगने लगा कि वो सचमुच एक खौफनाक जाल में फंस चुका है। आंखों के सामने सब घूम रहा था, रजिस्टर के पन्ने, जंजीरों की खनक, मरीजों की चीखें, और तभी सुनाई देती है, तूने मुझे आजाद किया। जब राहुल ने आंखें खोली तो वो बाहर खड़ी था, तहखाने की टूटी सीढ़ियों के पास, जहां पहली बार दाखिल हुआ था। कमरे का फर्श खून से धब्बेदार नहीं था, पर पास ही उस पुरानी खिड़की का एक टुकड़ा टूटा पड़ा था, जिस पर खून के सूखे धब्बे थे। उसने गहरी सांस ली। कैमरा देखा, रिकॉर्डिंग रोक दी गई थी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, कहानी खत्म नहीं हुई, शाप बस बदला है। राहुल भागते भागते गांव पहुंचा और अपनी रिपोर्ट पूरी की, पर चैनल पर जो दिखाया गया वो फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कहते हैं, अगर आप पूर्णिमा की रात को उस खिड़की के पास खड़े हों तो दूर से कोई चीख सुनाई देती है, तूने मुझे आजाद किया। और शायद वही चीख सुनकर कोई और भी उस खंडहर की ओर बढ़ चले।